ऐसे ही का तमाम ये कम्बोधिमाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी नाइन के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और इन खबरों के सटीक विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन जी। पवन कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। और पवन जी के साथ खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले फटाफट आपको बता देते हैं कि आज के मनी सेंट्रल पे हमारा फोकस कहां पर रहेगा। नजर डालते हैं ऑन द शो पर और ऑन द शो के जरिए जानते हैं किन महत्वपूर्ण खबरों पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या महंगे हो जाएंगे इम्पोर्टेड लैपटॉप, क्या है पूरी खबर इसके पीछे, बताएंगे आपसे बस थोड़ी देर में। हवाई ईंधन के ग्रीन फ्यूल में अभी देरी है, क्यों कह रहे हैं ऐसा, डिटेल में होगी बातचीत। क्यों घट गई महंगी कारों की सेल, लगातार लोग ताजुब कर रहे थे महंगी कारें कितनी बिक रही हैं और अब यहाँ पर भी रोक लगती हुई दिखाई दे रही है। क्या कुछ कारण है, डिटेल में होगी बातचीत। तेल की डिमांड ग्रोथ में कमी क्यों, जी हाँ, लगातार कच्चे तेल और तमाम तेल की जुड़ी हुई तमाम जो खबरें हैं उसका विश्लेषण हम करते रहे, आगे भी करेंगे और आज इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा होगी। IT सेक्टर में खुलने लगी हैं नौकरियाँ, कहाँ कुछ नई अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रही हैं, डिटेल में होगी बातचीत। और क्या घटने लगी है जनसंख्या की ग्रोथ, क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, थोड़ी देर में बताएंगे आपको। लेकिन इन सबके बीच सबसे पहले बात करेंगे लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर से जुड़ी खबर के साथ। लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर के इंपोर्ट को लेकर के सरकार एक बार फिर से सख्ती करने जा रही है। वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि 1 जनवरी से लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर इंपोर्ट के लिए इंपोर्टर्स को नए सिरे से अनुमति लेनी होगी। मौजूदा अनुमति की मियाद 30 नवंबर तक है, जिसे कि सरकार ने फिलहाल दिसंबर के अंत तक बढ़ा दिया है, लेकिन उसके बाद से नई अनुमति लेनी होगी। सरकार ने पिछले साल भी लैपटॉप और कंप्यूटर इंपोर्ट पर सख्ती करते हुए इंपोर्ट के लिए नई व्यवस्था लागू की थी, लेकिन उस व्यवस्था का इंपोर्टर्स ने विरोध किया था और साथ ही में अमेरिका और चीन के व्यापार प्रतिनिधियों ने भी उस पर आपत्ति जताई थी। आपत्ति के बाद सरकार ने उस व्यवस्था को वापस ले लिया था, लेकिन अब एक बार फिर से इंपोर्ट को लेकर के सख्ती होने जा रही है। सर, इस खबर के क्या मायने हैं और समय समय पर इस इंपोर्ट पर सख्ती करके सरकार का क्या उद्देश्य है, क्या कहाँ निशाना साधा जा रहा है। पहले कहा गया कि अमेरिका के साथ थोड़ी बहुत जो अनबन हुई है उसके चलते ये जो है सख्ती की गई, लेकिन बाद में जब विरोध हुआ तो उसे हटा लिया गया। अभी जो कदम उठाने की बात हो रही है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? आपको भी समझ नहीं आ रहा विपुल, और मुझे भी नहीं आ रहा और किसी को नहीं आ रहा। देखिए, जनरली क्या होता है कि ना, मैं बार बार इस बात को समझने और समझाने की कोशिश करता हूं कि इंटरनेशनल ट्रेड में जहां ड्यूटीज इन्वॉल्व हैं, जहां एक्सपोर्ट्स इन्वॉल्व है, जहां इंपोर्ट इन्वॉल्व है, जहां 10 तरह के स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, वहां पे जब आप कोई आनन फानन में फैसला लेते हैं तो क्या हम इस बात की तहकीकात करते हैं कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स पे इसका क्या फर्क पड़ेगा, इसका ट्रेड के वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, जो आइटम्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उस पर क्या फर्क पड़ेगा। मतलब मैं एक मोटी सी बात कह रहा हूं, मतलब ऐसी कोई बात मैं नहीं कहने जा रहा जो कि आपको नहीं पता है, पर फिर भी मैं डिसेक्ट करने की कोशिश करता हूं जी। कभी आप अनियन पे एक्सपोर्ट बैन कर देते हैं, कभी उसको खोल देते हैं, कभी राइस को बैन कर देते हैं, कभी उसको खोल देते हैं। तो इतना जब जिगजैग पॉलिसी में रखेंगे तो एक तो आपके ऊपर इंटरनेशनल ट्रेडिंग कम्युनिटी का जो भरोसा कम होगा, साथ ही साथ आपकी इमेज खराब नहीं होगी, तो इससे अच्छी इमेज तो नहीं बनेगी। अब आते हैं आप काम की बात पे। देखिए, पिछले साल इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि जो लैपटॉप का जो इंपोर्ट है हम उसको रोकने जा रहे हैं। फिर जब उसका विरोध हुआ तो उन्होंने आनंद फानन ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम एक ऐसी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं जहां पे हम आपके वैल्यू पे निगाह रखेंगे और वॉल्यूम पे निगाह रखेंगे। आपको एक पोर्टल पे जाके भरना पड़ेगा, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्होंने बनाया और जाके कहा कि इसको भरिए और ये बताइए कि साहब इतने महीने में, एक साल में आप कितने वैल्यू का इंपोर्ट पीसी लैपटॉप और पीसी लाएंगे और उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा। वो भी व्यवस्था चलती रही, बड़ी हाई तौबा मची उस पे। दुनिया भर के जितने भी लैपटॉप कंप्यूटर्स के प्रोड्यूसर्स हैं सब जाके भारत सरकार से मिले, आरजू मिन्नतें की, क्योंकि सरकार से जब मिलेंगे तो आपको आरजू मिन्नतें ही करनी पड़ती है। वहां पे आप केवल अपनी बात रख के आ जाते हैं, जनरली कॉमन पार्लेंस में यही समझा जाता है। तो आप उसके बाद इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम 1 साल के लिए आपको अनुमति देते हैं। उसके बाद अब 1 साल के लिए उन्होंने कर दिया। अब वो उसकी मियाद पूरी होने वाली है 30 सितंबर को।
तो इन्होंने कहा कि अच्छा चलिए एक काम करते हैं, हम अभी इसको 3 में देखिए, अभी पहले हफ्ते में सितंबर में इन दिन उद्योगों के प्रतिनिधि, यूनियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जाके भारत सरकार से मिले, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है उसके सेक्रेटरी से जाके मिले, और उन्होंने कहा कि साहब ऐसे तो नहीं हो सकता, आप इसको बढ़ाइए। तो अब इन्होंने कहा कि अच्छा 3 महीना हम इसको बढ़ा देते हैं। अब इसके पीछे की 2 बातें आपको बताते हैं। एक तो भारत सरकार को बड़ी भारी चिंता है कि जो हमारे यहाँ पीसीज और उसके डेरिवेटिव्स जो आते हैं उसमें मैक्सिमम चाइना से आता है। साथ ही साथ हमने जो पीएलआई के तहत इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर हम विदेशों से जो ये आर्टिकल्स हैं इसको लगातार हम लोग आयात करते रहेंगे। तो 2025 के बाद शायद सभी कंपनियों ने जिन्होंने वहां पीएलआई में इन्वेस्टमेंट किया है उनका कहना है कि 2025 के शुरुआत से उसमें से कुछ ऐसी कंपनी है जो कमिटमेंट किया है कि हम डोमेस्टिक मार्केट में वो जो यूनिट्स है वो डिप्लॉय करने की, सेल करने की कोशिश करेंगे, जो कर भी सकते हैं जी। इनको जल्दी इस बात की है कि हम जो इतने इन्वेस्टमेंट किया है वो अगर हम आयात करते रहेंगे तो फिर क्या फायदा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अभी इन्होंने 3 महीने की अनुमति दी है जी। हम आपको भरोसे के साथ ये कह सकते हैं कि ये 31 दिसंबर तक जो इन्होंने मौका दिया है इसको हर कीमत पे 31 मार्च तक बढ़ाया जाएगा। अभी अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, लेकिन उसके बाद ये नहीं बढ़ेगा। तो ये जो एल्बो रूम मिला है ये 6 महीने का मिला है, 6 महीने का एडब्लू। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मैं आपके सवाल का आंसर दे सका। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से दिया आपने, और इसमें ये भी मतलब समझ में आ गया कि सरकार ये नहीं चाहती है कि जो उन कंपनियों ने निवेश किया है उनको इस तरह का मैसेज जाए कि भविष्य में जो बाकी जो कंपनियां हैं वो ऐसा ना हो कि अपना निवेश कम कर दें, क्योंकि अगर वाकई में उनका कंजम्पशन घरेलू मार्केट में अगर ठीक तरीके से नहीं होता है तो बाकी जो कंपनियां पीएलआई में इन्वेस्ट करने वाली होंगी उनके लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि आखिर में हम पैसे लगाएं क्यों अगर हमको आरओआई, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट उस तरीके का नहीं मिल रहा है। तो यही एक वजह मान के चलें। हाँ, इसमें एक तो इसमें जो खतरा है जनरली विपुल, वो जो हम लोगों को नहीं दिखता, जब आप एकदम से विशालन कांच लेके उसको देखेंगे तब पता चलता है। जैसे मान लीजिए कि पीएलआई यूनिट्स ने कहा कि साहब ऐसा है कि हम तो 100 कंप्यूटर बना देंगे। अब वो 100 कंप्यूटर मान लीजिए नहीं बन पाया और आप इंपोर्ट भी आपने बंद कर दिया, तो रिक्वायरमेंट का क्या होगा, कैसे उसकी भर्ती कैसे करेंगे, उसको गैप को कैसे फिल करेंगे, और फिर उसके बाद जो बाजार में जो बेचैनी आएगी उसका क्या होगा। फिर आपको आनन फानन में कुछ और फैसले लेने पड़ेंगे। तो आप मेजर करके देख लीजिए बिल्कुल साहुल सूते से, तब जाके आप फैसला करिए और फिर तब जाके आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा। मेरे सिर्फ जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे यही गुजारिश है। नहीं, उम्मीद करते हैं वो तमाम जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस समय हमारा कार्यक्रम देख रहे होंगे, और यहाँ पर अगर छोटी मोटी जो लगातार चूक हो रही है उसको अगर थोड़ा सा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन इन सब के बीच में कोरोना के बाद महंगी कारों की बिक्री में जो रफ्तार देखने को मिली थी वो अब सुस्त पड़ने लगी है। खासतौर से एसयूवी सेगमेंट में अब मांग कम होती दिखाई दे रही है। इस साल अप्रैल से अगस्त के दौरान 20 लाख रुपए से ऊपर की एसयूवी की बिक्री में 18% की गिरावट आई है। हालांकि सस्ती एसयूवी गाड़ियों की मांग अब बढ़ने लगी है। अप्रैल से अगस्त के दौरान मिड साइज एसयूवी गाड़ियों की मांग में 6% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सर, जिस तरीके से हमने देखा कि के शेप रिकवरी की बात हम लोग लगातार कर रहे थे, जिसमें महंगी गाड़ियां, महंगे फ्लैट ये बिक रहे थे, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग की बिक्री नहीं हो रही थी, छोटी कारों की बिक्री नहीं हो रही थी। अब तो एसयूवी भी बिकना कम हो रही है। क्या कुछ बड़े कारण इसके पीछे मान रहे हैं आप? कोई एकदम से कोई बड़ा कारण तो अभी नहीं दिखता विपुल, पर कुछ देखिए क्या है कि जो एसयूवी से लोगों का भरोसा घटा है मैं ये नहीं कहूंगा, पर वहां से चॉइस थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है दूसरी तरफ। आप देखेंगे इसमें कोई और जो बड़ा कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद थोड़ा डीपर स्टडी करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अभी बेसिकली जो इंटरेस्ट है वहां से शिफ्ट हो रहा है। जैसे एसयूवी जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, आप हुंडई टूसों का एग्जांपल दे सकते हैं, दूसरी और जो कार है उसका एग्जांपल दे सकते हैं। तो वो एक एसयूवी से वो एमयूवी की तरह थोड़ा सा इंटरेस्ट शिफ्ट किया है। ये भी एक बड़ी वजह इसकी हो सकती है। जो मिड साइज एसयूवी हैं उसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है, तो उसकी बिक्री पे उसका असर दिख रहा है। देखिए वैसे ही आप देखेंगे तो ऑटो में एक तरह से कहें तो थोड़ा स्लैक सा ट्रेंड है बिक्री में।
उसमें एसयूवी पे ज्यादा उसकी मार पड़ी है, बिकॉज एक तो देखिए इसमें वॉल्यूम कम है लेकिन इसका वैल्यू ज्यादा है। जी। पर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो दूसरे और कारण हैं, जैसे जो लार्जर एसयूवी से जो एमयूवी की तरफ जो ट्रेंड गया है, वो कितना इसके लिए है रिस्पॉन्सिबल। मेरा ही मानना है कि वो इसके लिए काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। और अभी एसयूवी में जो डेंट आया है, तो ये डेंट ऐसा नहीं मान के चलें कि ये डेंट जो है अगले क्वार्टर में खत्म होने वाला है। देखिए ऐसे जो ट्रेंड हैं वो किसी क्वार्टर में आते हैं तो क्वार्टर में अगले क्वार्टर में खत्म नहीं होते, फिर आता है तो वो थोड़े टाइम वो स्टे करेगा, फिर उसके बाद वो जाएगा। तो अभी देखना पड़ेगा कि इसकी और बाकी क्या क्या वजह हैं और ये क्या कंटिन्यू करता है क्या आने वाले क्वार्टर्स में। ठीक। आप मेरी राय में, अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ और क्वार्टर्स में ये ट्रेंड अभी दिखेगा। अच्छा चलिए, ये तो मान लिया सर कि आने वाले क्वार्टर्स में ये महंगी गाड़ियों की बिक्री में जो डी ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी, लेकिन क्या त्योहारी सीज़न में रूरल डिमांड बढ़ने की वजह से क्या छोटी कारें या फिर टू व्हीलर की बिक्री में इजाफा देखने को मिल सकता है, या आपको लगता है कि अभी वहाँ पर डिमांड आने में थोड़ा समय लग सकता है? देखिए दो बातें हैं, एक तो त्योहारी सीजन में वैसे ही वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कंपनीज की तरफ से डिस्काउंट और दूसरे जो ऑफर्स हैं वो दिए जाते हैं। ठीक। ये बड़ा ट्रेडिशनल सा अप्रोच है। चाहे आप व्हाइट गुड्स की बात कर लीजिए, चाहे आप टू व्हीलर की बात कर लीजिए, चाहे आप कारों की बात कर लीजिए। लेकिन इस सूरत में दो चीजें पहले से ही ऑलरेडी कंपनियां डिस्काउंट कर रही हैं, कंपनी दूसरे ऑफर्स ला रही हैं, जिसकी वजह से एक मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड इस सेंस में कि बिक्री पे थोड़ा सा दबाव है, तो कंपनी ऑलरेडी उसको अडॉप्ट कर चुकी हैं। तो आपका ये सवाल पूछना कि आने वाले त्योहारी सीजन में ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, तो मैं कहूंगा ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उसके बड़े वॉल्यूम में उसका कोई फर्क पड़ेगा। फिर दिसंबर के बाद क्या होगा, हम आपसे ऐसे ही डिस्कस करना चाहते हैं कि दिसंबर के बाद क्या होगा। तो जब तक देखिए कि जो डिमांड है वो बिल्कुल उसका इंप्लाइड मीनिंग जब तक नहीं हो, तब तक ऑफर से आप लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकते। ठीक सर। इस बीच पहले भीषण गर्मी और फिर भारी बरसात की वजह से इस साल देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड पर असर पड़ा है। खासतौर से डीजल बिक्री की ग्रोथ में भारी कमी आई है, जिसका असर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कुल बिक्री की ग्रोथ पर देखने को मिला है। अप्रैल से अगस्त के दौरान पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड ग्रोथ सिर्फ 3.3% रही है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में ये ग्रोथ 6% हुआ करती थी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कुल खपत में डीजल की हिस्सेदारी 38% है और अप्रैल से अगस्त के दौरान डीजल की मांग ग्रोथ सिर्फ 1% रही है। अगस्त के दौरान तो भारी बरसात की वजह से डीजल की खपत करीब 2.5% घटी है। सर, दो सवाल हैं इसमें। एक तो क्या वाकई में सिर्फ बरसात एक वजह है, और दूसरा ये कि अगर ये ग्रोथ घटती है तो इसका असर, इसके मायने हम क्या कुछ निकालें? दो बातें आपने कही, एक तो मानसून की वजह से ये हुआ है और ओवरऑल डीजल का कंजम्पशन कम हुआ है। देखिए इसमें जो सबसे बड़ी बात देखने वाली होगी कि जब ऑयल पे हम लोग बात करते हैं तो दो मार्केट को हम कनेक्ट करते हैं। एक तो चाइना में देखा कि आप उस दिन भी हम लोग बात कर रहे थे इस टॉपिक पे, तो चाइना में आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जो ऑयल का कंजम्पशन है वो डाउन है। उसकी वजह कुछ भी हो सकती हैं, उसकी वजह ये है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक पे उनका बड़ा फोकस है। और दूसरा जो हमारे यहाँ आपने देखा मानसून की वजह से, और दो और कारण अभी आप बता रहे थे, इस वजह से कम हुआ है। आगे आने वाले टाइम में अब एक और फैक्टर है इसमें, जैसे रशिया ने देखा होगा अपना कि ऑयल सप्लाई कम किया हुआ है। बहस अब इस बात पे, आप 2-3 रिसर्च हाउसेस आप ये करते रहते हैं, 2-3 रिसर्च हाउसेस की रिपोर्ट आप पढ़िए, क्या यहाँ के बाद ऑयल की कंजम्पशन, अब सर्दियों के दिन आएंगे तो ऑब्वियसली आप देखिए, क्योंकि पूरे यूरोप में गैस की सप्लाई बढ़ जाती है तो उस हिसाब से कंजम्पशन बढ़ता है। लेकिन क्या जो ऑयल पर बैरल जो ऑयल की कीमत अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है, क्या इससे भी $10 डाउन जा सकता है क्या? 2-3 रिसर्च हाउस की रिपोर्ट में पढ़ रहा था अभी 2-3 दिन के अंदर कई लोगों का अनुमान यह है कि ये 60 के आसपास अगर पहुंच जाए या उससे नीचे भी चला जाए तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा।
तो ये ध्यान देने वाली बात है कि उस सूरत में आप सोचिए, अगर $60 प्रति बैरल पे पेट्रोल ऑयल की अगर कीमतें पहुंच गई, तो अब फिर उसके बाद आप अंदाजा लगाइए कि उसके नुकसान क्या होंगे और उसका फायदा किन किन लोगों को पहुंचे, किन किन सेक्टर्स को पहुंचेगा। तो आप बात एक लेवल आगे जाने की हो गई है कि क्या ऑयल की कीमत यहीं रहेगी या ऑयल की कीमत यहां से और नीचे जाएगी, तो इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन होंगे और पूरी दुनिया में ऑयल की कीमत घटने का इंपैक्ट क्या होगा। ठीक। इस बीच आईटी सेक्टर में साल भर के दौरान नौकरियों की सुस्ती के बाद अब इस सेक्टर में रोजगार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्टाफिंग कंपनियों के आंकड़े ये बताते हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के दौरान आईटी सेक्टर में रोजगार बढ़े हैं और दूसरी छमाही के दौरान रोजगार की ग्रोथ तेजी से बढ़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी छमाही के दौरान आईटी सेक्टर में नई नियुक्तियों की ग्रोथ 10 से 12% रह सकती है। तो सर, क्या मान के चलें कि आईटी सेक्टर के लिए जो बुरे दिन थे वो पूरी तरीके से गुजर गए हैं और यहाँ पर अब नई नौकरियाँ, कंपनियों की आने वाले समय में ग्रोथ वो देखने को मिल सकती है? देखिए, ये अपबीट जो है, ये सेंटिमेंट जो अप है, आईटी सेक्टर की कंपनियां बड़ी, मैं पर्सनली इस बात को मानता हूं विपुल की, बहुत ये बड़ी छुई मुई कंपनी है। आप देखेंगे कि इन्होंने पता चला कि ये 4 क्वार्टर हायरिंग की और 2 क्वार्टर इनके रिजल्ट खराब हो गए, तो उसके बाद ये इस बात पे विचार करने लग जाते हैं कि साहब हमें तो रिटेंचमेंट की जरूरत है और हमें लोगों को हटाने की जरूरत है। और इस सूरत में ये जो अभी आप देख रहे हैं मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट, ये पहले क्वार्टर के रिजल्ट, चाहे आप टीसीएस का रिजल्ट देख लीजिए, ये सब मतलब उस आईटी सेक्टर के दिग्गज कंपनियां हैं, जैसे कोफोर्ज का एग्जांपल ले लीजिए, दूसरा और जितने भी आईटी आप पहली लाइन की आईटी कंपनियां मानते हैं उन सबको ले लीजिए, तो उनके प्रॉफिट इनकम उसके आधार पे ये एक माहौल बना है कि आईटी सेक्टर में अभी और एम्प्लॉयमेंट देने की जरूरत है। एक तो देखिए, जो जिस किस्म का एम्प्लॉयमेंट ये प्रोवाइड करते हैं वो कोई बहुत हाई वैल्यू एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। हाई वैल्यू एम्प्लॉयमेंट से मेरा मतलब हुआ कि बड़ी सैलरी नहीं होती, पर हाँ उसके नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर ये ग्रोथ जो आप अभी जिस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि अगर ये ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऐसा रहा। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि अभी जो आप सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट आप देखेंगे वो कैसा रहता है। अगर ये फर्स्ट क्वार्टर से मिलता जुलता रिजल्ट है या उससे बेहतर है, तो ये जो अपबीट जो ट्रेंड है मार्केट में, खासकर आईटी सेक्टर में जॉब ग्रोथ का, ये कंटिन्यू रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी। इस बीच स्टेट बैंक के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट का मानना यह है कि भारत में जनसंख्या की ग्रोथ अब ढलान पर आ गई है, जिस वजह से 2024 के दौरान भारत की जनसंख्या 138 से 142 करोड़ के बीच रह सकती है। इकोनॉमिक रिसर्च के डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ये बताती है कि 2024 के दौरान भारत की जनसंख्या में बच्चों की हिस्सेदारी घट करके 24.3% पर आ गई है, जो कि 2011 के दौरान 30.9% हुआ करती थी। इस वजह से 1971 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब जनसंख्या की ग्रोथ के ट्रेंड में गिरावट आई हो। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2031 तक भारत में श्रम योग्य जनसंख्या का आंकड़ा 65.2% होगा। सर, 2-3 इसमें सवाल निकल करके आ रहे हैं। एक तो ये है कि अच्छी बात है, जनसंख्या में थोड़ा सा नियंत्रण आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन श्रम योग्य जनसंख्या 65% से ज़्यादा होगी। ऐसे में रोजगार सृजन कितनी बड़ी चुनौती हो सकता है, और इन तमाम आंकड़ों को अगर हम अर्थव्यवस्था के पहलू से देखें, अर्थव्यवस्था के चश्मे से देखें, तो क्या कुछ इसके मायने निकल के आ रहे हैं? विपुल, इस पे मैं बड़ा सिंपल मानता हूं। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, देखिए एसबीआई का इस देश में क्या काम है, क्या एसबीआई क्या करती है? बैंकों में है सर। हाँ, वो बैंकिंग के अलावा सब काम करना चाहते हैं। जो कोर बिजनेस है उस पर ध्यान देने के बजाय ये रिपोर्ट निकालो, वो रिपोर्ट निकालो, पॉपुलेशन पे रिपोर्ट निकालो। पहले तो मेरा इस पे बड़ा मैं ऐतराज कहूंगा तो शायद अच्छा नहीं रहेगा, पर मुझे लगता है कि ये इनका काम नहीं है इस पे ध्यान देना। पर फिर भी क्योंकि रिसर्च यूनिट इनके मतलब वो एक यूनिट है जो इस पे रिसर्च करते हैं, जो इस पे लिखते हैं, तो आप लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, ऐसा है कि भारत सरकार 2021 में भारत में जनगणना होनी थी, जो कोविड की वजह से नहीं हुई। अभी आपने देखा होगा करीब महीना दिन पहले सर्टेन सेक्शन ऑफ मीडिया में ये खबर चली कि भारत सरकार जो
पॉपुलेशन है उसके जो सेंसस है उसके लिए एफर्ट्स करने जा रही है। जल्दी शुरू होगा और जल्दी उस पे एक्ट किया जाएगा। अभी जब जनगणना होगी तो अभी से लेके फिर उसके बाद जब दूसरी जनगणना होगी, फर्ज करिए मैं मान के चल रहा हूं कि 2031 में, अभी में, और उसमें क्या यही उसके लिए भी काम आएगा या वो अलग से किया जाएगा, वो एक अलग विषय है। इन्होंने जो बोला कि जिस तरह से जॉब करने वाले लोगों की जो काबिलियत है वो बढ़ेगी, उस हिसाब से जॉब ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ करने की जरूरत है क्या? ऑब्वियसली इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे जैसे आपका जो एक वर्ग है जो जॉब लेने के कगार पे पहुंच गया है, जो एम्प्लॉयबल हो गया है, उसके लिए भारत सरकार को मास लेवल पे एम्प्लॉयमेंट देने की जरूरत है। संभव है कल को भारत सरकार ये तर्क दे कि साहब हम तो जो इंटर्नशिप तैयार कर रहे हैं ये उसी तरफ जाने के लिए, उसी वर्कफोर्स में उसको डिप्लॉय करने की, उसको इंक्लूसिव करने की जरूरत है, तो हम उसको ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जहां जनसंख्या पे आप पूरा वर्कफोर्स लगा हुआ होता है पूरे हिंदुस्तान में, जो जिस सेंसस को कायम करने के लिए, जिस सेंसस को के बारे में जानने के लिए, एक एक डिटेल जानने के लिए, तो पहले तो मुझे इसी बात से बहुत हैरानगी होती है कि क्या एसबीआई के पास ये वेयरविथॉल है कि वो जनगणना कर रहे हैं उसके आधार पे हम उसको सही माने कि नहीं माने। लेकिन क्योंकि हम और आप उस दुनिया से बिलोंग करते हैं जहां पे इस तरह की रिपोर्टें हम पढ़ते हैं, हम चलिए हम उसके बाद मान लेते हैं। तो हम ये मानते हैं कि ये रिपोर्ट अगर यही सही रहा तो भारत सरकार इसको फैक्टर इन करके चल रही होगी। भारत सरकार को पता होगा, वहां भी इस तरह के काबिल लोग बैठे हैं जो ये समझते हैं कि अगला ग्रोथ होगा तो उसके चैलेंजेस क्या क्या आएंगे। तो जब चैलेंजेस आएंगे तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल से पहले से तैयारी करके रखी जानी चाहिए। जब आपके एम्प्लॉयबल लोगों की तादाद बढ़ेगी तो आपको रिसोर्सेज क्रिएट करना पड़ेगा, जॉब की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके लिए कोई बहुत मतलब आईआईटी से पीएचडी करने की जरूरत नहीं, अगर आप समझना है तो। ठीक सर। इधर हवाई ईंधन में बायोफ्यूल की ब्लेंडिंग की शुरुआत में देरी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू उड़ानों में ब्लेंडेड फ्यूल की अनुमति देने से पहले सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों की तरफ से इसकी शुरुआत होने का इंतजार कर सकती है। वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल उड़ानों में ब्लेंडेड फ्यूल के नियम को 2027 से लागू किए जाने की योजना है और माना जा रहा है कि घरेलू उड़ानों के लिए सरकार भी 2027 के बाद ही इस योजना पर आगे बढ़ेगी। सर, बाकी वाहनों पर तो काफ़ी अग्रेसिवली ब्लेंडेड फ्यूल की ब्लेंडिंग की बात को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लेकिन क्या हवाई ईंधन को लेकर के सरकार भी थोड़ा सा आशंकित है, कहीं ऐसा ना हो कोई दिक्कत हो? अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी टेस्टिंग होने के बाद ही इम्प्लीमेंट करेगी सरकार? अभी उसमें बहुत कंफ्यूजन चल रहा है विपुल। अभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो लोग पूरे, देखिए इन सबका मुखिया जो है वो है IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन उसको बोलते हैं। ये आप समझिए वो इंटरनेशनल एविएशन में रेगुलेटर वो है। तो अभी बहुत कंफ्यूजन चल रहा है, अलग अलग देश इसको लागू कर रहे हैं बहुत ही फ्रेगमेंटेड तरीके से। देखिए इसमें तो खर्चा बहुत है कि जिस लेवल, जिस प्रिसीजन में, जिस एफिशिएंसी में पहुंचना चाहते हैं आप SF बनाने के लिए, उसमें बहुत सारे पेंच हैं, उसको हासिल करना बहुत मुश्किल काम है, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान फिर भी इस मामले में हम लिबरल इसलिए हैं क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल इन्होंने कमेटी बनी, उस कमेटी में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस और नीति आयोग के सारे ऑफिसर से हम लोगों ने तय किया कि साहब हम 2027, हमने मतलब भारत सरकार ने तय किया कि 2027 से हम 1% की मिलावट करेंगे और 2028 में हम 2% की करेंगे, और आप ध्यान रखिएगा 2050 तक इसको जीरो एमिशन पे जाना है। तो अभी भारत सरकार जो ये आज जो खबरें आप देख रहे हैं उसमें सिर्फ ये कहना है कि पहले आप तय कर लीजिए, पहले आप एक इंडिकेटिव बेंचमार्क टाइम लाइए, उसके बाद हम तैयार बैठे हैं। आज की जो खबर है उसमें मैं सिर्फ इतना ही देखता हूं, क्योंकि बाकी और कई ऐसे देश हैं जिनसे हमारी तैयारी थोड़ी बेहतर है इस मामले में। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इन तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। तो फिलहाल के लिए मनी सेंट्रल को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोग लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। आपने अभी तक हमारे YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।